पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, इसको लेकर एक तरफ जांच चल रही है, आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है और वहीं इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। पहलगाम हमले को लेकर एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर यह हमला हुआ। सैफुल्लाह के आदेश पर 5 कमांडर्स ने यह प्लानिंग की। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पहलगाम हमले को लेकर फरवरी में पहली बैठक हुई थी और वहां से मंसूबा बनने की शुरुआत हुई थी। फरवरी का महीना था, सैफुल्लाह कसूरी ने यह प्लानिंग करने का ऑर्डर दिया था। यह सैफुल्लाह कसूरी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी। तो फरवरी से शुरुआत होती है जब इस हमले की प्लानिंग का ऑर्डर, आदेश सैफुल्लाह कसूरी की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद मार्च का महीना आता है और मार्च के महीने में मीरपुर में फिर से ये सभी आतंकवादी मिलते हैं। मीरपुर में पहलगाम हमले की पूरी प्लानिंग की जाती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और फिर 18 अप्रैल की तारीख पीओके के रावलकोट में बाकायदा एक कार्यक्रम होता है जिसका वीडियो सामने आया। इसमें सैफुल्लाह के साथ टॉप 5 आतंकवादी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मंच से, जिसमें अबू मूसा भी है जो कमांडर है लश्कर तैयबा का, जिसमें इदरीस शाहीन भी है, यह भी कमांडर लश्कर तैयबा का। अबू मूसा, इदरीस, मोहम्मद नवाज, ये कमांडर लश्कर तैयबा के। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है इस बड़े खुलासे के साथ। शिवांक से पहले समझते हैं ये पूरी की पूरी जानकारियां जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जरा इन्हें पिरो दीजिए एक सूत्र में। शिवांक जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक जानकारी सामने आ रही है, जो अब तक इंटरसेप्शन हुआ है, उसके मुताबिक सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी में इस पूरे पहलगाम हमले की प्लानिंग करी थी। आईएसआई के आदेश पर प्लानिंग करी थी, जिसके वीडियो एविडेंसेस, फोटोग्राफिक एविडेंसेस वगैरह आए। उसके बाद 22 फरवरी के आसपास सैफुल्लाह कसूरी ने इन 5 जैश और लश्कर के कमांडरों के साथ मीटिंग करी थी यहाँ पर कसूर में अपने आवास के ऊपर। और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में ये जो 5 बड़े कमांडर हैं लश्कर तैयबा के, हिजबुल के, जिसमें मोहम्मद मूसा है, इदरीस शाहीन है, और उसके अलावा ये जो सभी कमांडर हैं जो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्टिव हैं, उन सभी के साथ उन सभी ने आपस में एक पूरी मीटिंग करी। उसके बाद पूरा पहलगाम में हमले का एक पूरा रोड मैप बनाया, प्लान बनाया। और उसके बाद इन लोगों ने 18 तारीख को ये सभी इकट्ठा होते हैं रावलकोट में, पूरा मजमा लगाते हैं। और वहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात है कि ये पांचों लोग बोलते क्या हैं। ये पांचों एक ही सुर में लगातार ये बोलते हैं कि हमें आने वाले दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहिदों को कश्मीर में भेजेंगे। और उसके अलावा अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला हुआ था साल 2004 में, उसका भी ये लोग जिक्र करते हैं। तो लगातार ये जो सारी प्लानिंग है इन लोगों की, जो इन लोगों ने सारी लाहौर में बैठकर, कसूर में बैठकर, मीरपुर में बैठकर, उसके बाद रावलकोट में जो उन्होंने आखिरी चरण में ये पूरी प्लानिंग करी, इसके लगातार खुफिया एजेंसी को इंटरसेप्शन भी मिल रहा है और लगातार इसके सबूत भी मिल रहे हैं कि किस तरह से सैफुल्लाह कसूरी ने इन सभी 5 कमांडरों को आदेश दिया था, जिसमें अबुल राफा रसूल भी है और उसके अलावा अब्दुल्ला खालिद हैं। और उसके अलावा ये जो इसमें देखिए एक और गौर करने वाली चीज़ है यहाँ पर इदरीस शाहीन की। जैसे इदरीस शाहीन हरकतुल जिहादुल इस्लामी का कमांडर है। हरकतुल जिहादुल इस्लामी वो संस्था है जिसने गुजरात में कई सारे अटैक करवाए थे। इसने भी 18 तारीख के अपने भाषण में ये कहा कि हम भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से हमने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला करवाया था और आने वाले दिनों में कश्मीर में मुजाहिद कुछ इसी तरह के हमले करेंगे। ये उसने बाकायदा 18 तारीख को ही कहा था, 18 अप्रैल को ही कहा था। उसके अलावा अब्दुल राफा रसूल की अगर हम लोग बात करें तो ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का कमांडर है, नेता है। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल वो संस्था है जिसे साल 1990 में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने मिलकर कश्मीर में अलगाववाद फैलाने और आर्म मिलिटेंसी फैलाने के लिए बनाया था। तो देखिए इस तरह के लगातार ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ 13 मार्च को खुद सैफुल्लाह कसूरी मीरपुर जाता है, जिसके हम लोग के पास एविडेंसेस भी हैं कि किस तरह से वो मीरपुर जाता है। वहाँ पर वो अबुल मूसा से मिलता है, वहाँ पर वो इदरीस शाहीन। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ा खुलासा है शिवांग। देखिए किस तरीके से ये सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ, एक चेहरा इसका,
इसके अलावा 5 और चेहरे लश्कर तैयबा के कमांडर्स के जो साजिशकर्ता के तौर पर सामने आ गए हैं, और साथ ही साथ 3 शहरों के नाम सामने आ रहे हैं जहां ये पूरी साजिश रची गई, जिसमें कसूर भी है, जिसमें मीरपुर भी है, जिसमें रावलकोट भी है। तो पहलगाम हमले से पहले इकट्ठा हुए थे ये सभी आतंकवादी कमांडर। 18 अप्रैल वो तारीख थी जब रावलकोट में ये सभी टॉप आतंकी कमांडर्स जुटे थे। दरअसल भारतीय सेना ने 17 मार्च को एक आतंकवादी को मार गिराया था। इसी की शोक सभा थी और इसी की शोक सभा में 18 अप्रैल को ये सब आतंकवादी इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जहर उगला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर पाक फौज पे फायर और मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि जिस तरह इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। अल्लाह की कसम, ये वरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। कि आपने वादी कश्मीर में और तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना एक और जिगर पेश किया। इंशाअल्लाह हमें मायूसी नहीं है, ना शुहदा के वर्सा मायूस हों, ना आम लोग मायूस हों, और जो बातें फैलाई जाती हैं इंशाअल्लाह कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो। मैं शहीद का वारिस हूं, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद, इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्सा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूं और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा मेरी लाश गिरती है गिर जाए और जो गोली लगती है लग जाए। इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार, और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, तैयार इंशाअल्लाह। शिवांक, ये तो इनके जहरीले बयान, 18 अप्रैल का ये जो कार्यक्रम इन लोगों ने किया और उसमें जिस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत के नागरिकों के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं, वो बिल्कुल साफ है, दुनिया देख सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से मैसेज भी था ये इन्हें, क्योंकि देखिए रावलकोट जो जगह है, रावलकोट बेसिकली लश्कर का, हिजबुल का लॉन्चिंग पैड भी है, क्योंकि ये कश्मीर बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके अलावा पहलगाम से अगर हम लोग दूरी देखें तो फिर तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास की है। तो बेसिकली ये इनको एक मैसेज भी देना था अपने आतंकवादियों को कि किस तरह से हम लोग हमला करने जा रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि रावलकोट में इनका रिक्रूटमेंट कैंप भी है, तो इन्हें लगातार ये जो सारे बयान इन्होंने दिए हैं, भाषण दिए हैं 18 तारीख को, ये लगातार अपनी मंशा पहले से ही जता रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं भारत में, पहलगाम में, जिसके सारे चीज़ें हम लोग को लगातार दिख रही हैं। और उसके अलावा देखिए इनका जो मकसद था, इनका मकसद ये था कि जिस तरह का ये बयान देंगे, भाषण देंगे, तो इससे ज़्यादा जो युवा है कश्मीर के वो इनके साथ जुड़ेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे में देखिए यही देखना होगा कि अब आखिर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार डिनायल मोड में है कि उसका कोई हाथ नहीं है, उसकी सरजमी का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अब ये जो वीडियो एविडेंसेस आ रहे हैं सामने, इसके बाद पाकिस्तान का क्या रुख होता है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है, चाहे वो 26/11 हो, चाहे उसकी बाद की जितनी भी आतंकी घटना हो, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन लगातार ये जो सामने वीडियो एविडेंसेस हैं लश्कर के टॉप कमांडर्स के, वो लगातार इस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं कि किस तरह से पहलगाम में हमले की पूरी साजिश रची गई और किस तरह से इनके क्या क्या मंसूबे थे भारत के खिलाफ। और इनके बयानों से शिवांक ये भी समझ में आ रहा है कि कितनी बिलबिलाहट इन लोगों में कि कश्मीर में दोबारा नॉर्मलसी हो रही है, कश्मीर जो है वो दोबारा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर के अंदर पर्यटकों की बहार है। उसी को लेकर यहाँ पर इतनी बौखलाहट इन लोगों में कि सिर्फ और सिर्फ जहर भरने का काम ये लोगों में कर रहे थे और दोबारा से वो 90 के दशक की यादें दिला रहे थे कि दोबारा कश्मीर का हम वही हाल करके दिखाएंगे, और इसी तरीके की ये जहरीले बयान।
शिवांक, मंसूबा इनका यही कि किसी तरीके से वही समय के पहिए को पीछे घुमाया जाए और कश्मीर को उसी स्थिति में डाल दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ है ये बिल्कुल उसी 90 के दशक की ही याद दिला रहा है कि किस तरह से टूरिस्ट ने कश्मीर में जाना छोड़ दिया था, किस तरह से कश्मीर में मिलिटेंसी थी, किस तरह से ये जो सारे आतंकवादी हैं ये लगातार लोगों को गोलियों से भूनते थे। तो इनका देखिए मंसूबा साफ था। इन्हें कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद नॉर्मलसी आ रही थी, इन्हें ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त थी। तो इसी वजह से ये अपनी तकरीरों में भी यही जिक्र कर रहे थे कि इन्हें कश्मीर को वापस 90 के दौर में लेकर जाना है और किस तरह से जो कश्मीर में पहले स्थिति हुआ करती थी उसी स्थिति को इन्हें फिर से लाना है, जहां पर इनके जो आतंकी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर घुसपैठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारत के अंदर हमले करें। तो लगातार जो इनके मंसूबे थे वो भी इन्होंने अपने इसमें दिखाए वीडियोस में। और उसके अलावा इनकी जो देखिए सबसे ज़्यादा कोशिश है, इनकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भड़काकर ये अपने ट्रेनिंग कैंपों में शामिल करें। तो जिस तरह से पहलगाम में अब हमला हुआ तो यही सारी चीज़ें, ये अब देखिए ये अब सबसे ज़्यादा इन युवाओं को जो कश्मीर के उस पार रहते हैं उन्हें एक तरह से मोटिवेट करेंगे कि आप देखिए किस तरह से कश्मीर में हमने हमला करा और आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ट्रेनिंग कैंपों में जुड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवांग कि बिल्कुल अपने जहर बुझे बयानों से अपना यही मकसद हासिल करना चाह रहे थे। इसी वजह से ये इतने जहरीले बयान इनके, इतने जहरीले बोल इनके, इतने नफरती बोल इनके जो यहाँ सुनाई पड़ रहे हैं। अच्छा, ये अब्दुल्ला खालिद और मोहम्मद नवाज, इनके बयान तो मैंने आपको सुना दिए। 18 अप्रैल रावलकोट में ये जो जलसा चल रहा था ना, इसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू मूसा भी शामिल था, ये भी साजिश करता। जरा सुनिए इसके नफरती बोल। आज आजाद कश्मीर बेस कैंप के अंदर आजाद कश्मीर के उस इलाके के लोगों से मैं मुखातिब हूं जो यकीनी तौर पर गाजियों और शहीदों के वारिस हैं और जिनके आबा की कारी ज़रबों को दुश्मन हिंदू साम्राज्य और करोड़ों खुदाओं का पुजारी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आज खई गला का ये इलाका हिंदुस्तान के अंदर भी एक तारीखी इलाका बन चुका है। आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप शोहदा के वारिस हैं, गाजियों के वारिस हैं, बदर वालों के वारिस हैं, तबूक वालों के वारिस हैं, सूरह तौबा और सूरह अनफाल का सबक दोहराने वाले हैं। इस अजीम मजमा के अंदर जो गैरतमंदों और खय्यूरों का मजमा है, जो सिर्फ एहतिजाज पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ रैलियों पर यकीन नहीं रखते, जो दुश्मन के गले काटना जानते हैं और मौत को मौत की जगहों से तलाश करते हैं। तो ये अबू मूसा, ये भी लश्कर का कमांडर, और इसकी नफरती बोल आप देखिए किस तरीके से दुश्मनों का गला काटना और हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत इसके अंदर, हिंदुओं के प्रति नफरत और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए एक तरीके से यहां मौजूद युवाओं को उकसाने का साफ तौर पर काम हो रहा था। शिवा जी बिल्कुल, देखिए अबू मूसा ने अपने आगे के बयान में एक चीज़ और बोली। उसने ये कहा कि भारत सरकार ने कश्मीर में लाखों लोगों को डेमोग्राफी के सर्टिफिकेट दे दिए हैं और उसे बसाने की कोशिश कर रही, लेकिन जब तक हम मुजाहिद मौजूद हैं, ये उसके वाक़े है कि जब तक कश्मीर में मुजाहिद मौजूद हैं और यहाँ से पीओके से मुजाहिद भेजे जा रहे हैं कश्मीर में, तब तक उनकी गोलियों की बौछार से एक भी हिंदू कश्मीर में नहीं बस पाएगा। तो ये सारे इसके देखिए बयान थे और इन बयानों से साफ था कि किस तरह से 4 दिन पहले ही ये सभी लोग अपने लगातार मंसूबे, अपने लगातार मकसद, ये अबू मूसा हो, चाहे उसके अलावा इदरीस शाहीन हो, चाहे मोहम्मद नवाज़ हो, ये सभी लगातार अपने मंसूबे 4 दिन पहले ही लगातार साफ कर रहे थे कि किस तरह से कश्मीरियों से और उसके अलावा कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं से या भारत के जो अन्य भाग में जो रहने वाले हिंदू हैं उनसे उन्हें नफरत है और किस तरह से वो इनके खिलाफ हमला करने का प्लान बना रहे हैं। जी आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। देखिए, पहलगाम हमले में पाकिस्तान सेना आईएसआई की भूमिका से तो कोई इनकार हो ही नहीं सकता है। माना यह जा रहा है कि पहलगाम हमले की साजिश सैफुल्लाह कसूरी ने रची। इसकी एक तस्वीर सामने आई है। सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों के साथ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना यही करती आई, आतंकवादियों के साथ हाथ मिलाकर हिंदुस्तान की
पीठ में छुरा घोंपने का काम। और वही तस्वीर सैफुल्लाह कसूरी की आप देख रहे हैं। लश्कर का ये डेप्यूटी कमांडर है, डेप्यूटी चीफ है, और ये इस वक्त पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ नजर आ रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ। और देख रहे हैं आप, ये फूल की पंखड़ियां यहां इस तस्वीर में नजर आ रही हैं, किस तरीके से यहां पर एक दूसरे का ये लोग स्वागत कर रहे हैं। और इससे साफ तौर पर संदेश क्या निकल रहा है, दुनिया किस सच को जान रही है। शिवांग के पास आपको लेकर चलती हूँ। शिवांग, ये तस्वीर अपने आप में सबसे बड़ी गवाही देती हुई किस तरीके की सांठगांठ पाकिस्तान में आतंक और सेना के बीच। जी बिल्कुल, देखिए 22 फरवरी की ये तस्वीर है जहां पर सामने जो शख्स दिख रहा है आपको, ये सैफुल्लाह कसूरी के साथ जाहिद जरीन जट्टी है, जो कि विंग कमांडर है पाकिस्तानी रेंजर्स का। तो आप देखिए कि किस तरह से 22 फरवरी को ही किस तरह से पाकिस्तानी सेना के जो इतने बड़े अधिकारी हैं वो लगातार सैफुल्लाह कसूरी जैसे व्यक्ति से, जो ना खुद विधायक है ना सांसद है, कोई भी सरकारी पद पर नहीं है और लश्कर का घोषित डिप्टी कमांडर है, उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, उसको गुलदस्ते दे रहे हैं, उसको फूल मालाएं दे रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह की लगातार स्थिति है जो पाकिस्तान क्या, जो हम लोग लगातार पिछले 2 दिन से जो हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार पैनिक अटैक में है इस पहलगाम हमले में। तो ये तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि किस तरह से पाकिस्तान सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकवादियों को पोषित करता है और उसके अलावा सम्मानित करता है, और किस तरह से पाकिस्तान की चाहे आईएसआई हो, चाहे सेना हो, उन सभी के कुछ इस तरह से लश्कर के कमांडर्स के साथ संबंध है। ये चीज़ें हाफिज सईद के भी मामले में सामने आई थी, आज ये चीज़ें सैफुल्लाह कसूरी के भी इस पूरे मामले में सामने आ रही। जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष भी बने हुए हैं, लगातार नीरज राजपूत भी बने हुए हैं। मतलब ये पहलगाम अटैक और इस पहलगाम अटैक के पीछे लश्कर, सैफुल्लाह कसूरी, इनके ये भड़काऊ बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सैफुल्लाह कसूरी की अब ये तस्वीर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के साथ, जिसमें अब कोई शक शुबा और पाकिस्तान के पास कुछ कहने के लिए बाकी बचता ही नहीं है। मतलब इसके बाद क्या बाकी रहा? मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा शिवांग को कि बहुत ही डिटेल्ड और बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, और ये एक्सपोज करती है पाकिस्तान के उस दो मुँहेपन को रोमाना, जिससे आप देखिए भारत क्या क्लेम कर रहा है। आखिर सारे एम्बेसडर्स ऑनवॉइस को बुला करके जो कल उन्होंने ब्रीफ किया और अपनी तरफ से डॉसियर दिया है, यही तो साबित किया है, यही तो सारी डिटेल्स शेयर की हैं। जैसा शिवांग अभी बता रहे थे कि जो इंटरसेप्ट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये डिटेल्ड स्टोरी करी है, जो उन्हें जानकारी मिली है एजेंसीज के माध्यम से, सोर्सेज के माध्यम से, और ये बिल्कुल एक्सपोज करता है पाकिस्तान को। अब क्या जवाब देंगे वो? और वो बैठा, जो मैं आपसे कह रहा था कि कल पाकिस्तान में इंटरव्यू दे रहा था, हमारा कोई हाथ नहीं है। शिवांग ने अपनी स्टोरी के माध्यम से एबीपी न्यूज़ पर इतनी बड़ी खबर दिखा के पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है, और अब पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है जवाब देना मुश्किल होगा। जिस तरह से भारत ने रीच आउट किया है यूएन मेंबर नेशंस को, बाकी तमाम देशों को, मुझे लगता है कि भारत का केस और मजबूत होता है डिप्लोमेटिकली, और आगे मिलिट्री एक्शन अगर भारत सरकार की तरफ से कोई किया जाता है तो इन चीज़ों से भारत का जो पोजीशन है उसको बल मिलता है। कल नीरज मेरे सहयोगी वहाँ थे जब इंडिया ब्रीफ कर रहा था सभी एम्बेसडर्स को। मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल इस पर नीरज और ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। बिल्कुल नीरज, मतलब ये जो शिवांग खुलासा लेकर आए हैं, इसके बाद तो अब कहीं कुछ बाकी बचता ही नहीं है ना। आप एक लोकतांत्रिक देश के खिलाफ, लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार के खिलाफ, उस देश की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री के खिलाफ, उस देश के रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके का जहर उगल रहे हैं, वो सब ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड है। आपकी सांठगांठ जो पाकिस्तानी सेना के साथ, वो साफ तौर पर सामने खुलकर आ गई है। और अब तो पहलगाम में जो बर्बरता हुई है उसकी तमाम कड़ियां जुड़ती हुई, और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सेना, जिसे पाकिस्तान नकार नहीं सकता। नीरज बिल्कुल रोमाना, ये बिल्कुल साफ हो चुका है इस रिपोर्ट से शिवांगी कि अभी तक जो पाकिस्तान कहता था कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट से साफ हो चुका है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो इन आतंकी संगठनों और इन आतंकियों के साथ मिलजुल कर जो है वो कश्मीर में साजिशें रचते हैं। ये साफ हो चुका है, और यही सबूत जो है जो कल हमने देखा कि करीब 2 दर्जन के करीब जो देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा, जितने भी बड़े देश हैं, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, कतर है, इन सबको जो है भारत ने ये सबूत सौंप दिए हैं कि देखिए ये पाकिस्तान की धरती है, जिसे हम एपिसेंटर कहते हैं आतंकवाद का, वो इसलिए कहते हैं
चाइना भी इंक्लूडेड। चाइना ने खुद अपोज किया टेररिज्म को लेकर जब ये अटैक हुआ कि हम इस आतंकवाद की जो हुआ है पहलगाम में, हम इसको अपोज करते हैं और हम साथ हैं भारत के। ये पहली बार चीन के जो राजनयिक हैं, उन्होंने राजदूत, उन्होंने खुद कहा और चीन ने भी साथ दिया। तो ऐसे में साफ हो चुका है कि जो एपी सेंटर है, जिसको लगातार भारत कह रहा था कि आतंकवाद का और वैश्विक आतंकवाद का जो एपी सेंटर है, वो ये पाकिस्तान है, ये रावलकोट है, ये पीओके है। पीओके जो हमारी धरती है और इस धरती को इन्होंने जो है वो एक आतंकियों का गढ़ बनाकर रख दिया है। तो यहां पर अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भारत कोई एक्शन लेता है, और लेगा ही भारत, ये मानकर चलिए आप, तो आप पूरी दुनिया जो है इस बात को पहले से ही हम आगाह कर रहे हैं कि आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। P5 कंट्रीज जो थी वो हमारे साथ हैं इस वक्त। P5 यानी कि अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, ये सारी कंट्रीज साथ खड़ी हुई हैं भारत के साथ। और भारत अगर कोई एक्शन लेगा तो पाकिस्तान के लिए अब चीन भी साथ नहीं देगा, ये रोमाना आप मानकर चलिए। बिल्कुल बेनकाब पूरी तरीके से पाकिस्तान हो रहा है और ये बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे सहयोगी शिवांक आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक केवल लश्कर ही नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी पहलगाम हमले की साजिश में शामिल थे। हिजबुल के कमांडर अब्दुल रफा रसूल ने 18 तारीख को कैसे रावलकोट से भारत के खिलाफ जहर उगला, ये सुनिए। आज तारीख दबी हुई है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन न घबराएं, तारीखों में उतार चढ़ाव आते हैं। अपना बुलाया हुआ सबक उसको दोबारा याद रखें, उसको सामने लाएं और तारीख आजादी का साथ दें। अगर आप में हिम्मत है, बंदूक उठा के वहां चले जाए। अगर हिम्मत नहीं है, लेकिन दोष बदोश हमारे साथ रहे, हमें हौसला दें, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को हौसला दें, वो काफी है इंडिया के लिए। अल्लाह ताला हमें हिंदू पलीद से नजात दे, उसके शर से नजात दे, उसके जबर और उसके जाबराना कब्जे से अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर को आजाद करे। तो ये सुन रहे हैं आप किस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत के नागरिकों के खिलाफ, देश के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। रावलकोट में तारीख थी 18 अप्रैल और उसके बाद 22 अप्रैल पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, इसी हमले को लेकर सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी प्रीति के पास। प्रीति जी बिल्कुल रुमाना, देखिए बड़ी खबर यहाँ बता दें, पहलगाम हमले के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बांदीपोरा में एक आतंकी मारा गया है। आतंकवादियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की खबर आई है, साथ ही सुरक्षा बलों के 2 जवान भी यहाँ घायल बताए जा रहे हैं। तो जल्दी से आपको वॉर रूम से बड़ी खबर बता दें, पहलगाम हमले के बाद एक बड़ा एक्शन जो है वो अब देखने को मिल रहा है, सामने आया है। बांदीपोरा में एक आतंकी को मार गिराया गया है। आतंकवादियों की सुरक्षा बलों से लगातार मुठभेड़ चल ही रही है। सर्च ऑपरेशन जो सुरक्षा बल हैं वो घाटियों में, वादियों में चला रहे हैं। और उसके बाद खबर ये भी है कि सुरक्षा बलों के 2 जवान भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। तो आप जानते हैं बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही थी। 1 से 2 आतंकवादियों के छिपे होने की यहां पर जानकारी मिली थी और ऐसे में अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि बांदीपुरा में एक आतंकवादी मारा गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, अलर्ट पर हैं। अलग अलग जगहों पर इस वक्त ऑपरेशन भी चल रहे हैं। आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। वो जिस तरीके से चूहे की तरह अपने बिल में जाकर छुपे हुए हैं ना, इस वक्त एजेंसीज जो हैं उनके पीछे उसी तरीके से लगी हुई हैं। उनके बिल में हाथ डालकर, उनका गला दबोचकर उनको बिलों से बाहर निकाला जा रहा है। और इसी कड़ी में बांदीपुरा से खबर आ रही थी, वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 1 से 2 आतंकवादियों के वहां पर छिपे होने की जानकारी मिली थी। आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की यहां बांदीपुरा में मुठभेड़ चल रही थी और इसी दौरान इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। हालांकि आपको बता दें कि 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अहमद बिलाल, वो बिजबेहरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पर जरा आपको लेकर चलेंगे अहमद बिलाल के पास। यहाँ बिजबेहरा इलाके में अहमद बिलाल, आज आदिल गुरी जो आतंकवादी था, पहलगाम हमले का दोषी, उसके घर पर विस्फोट हुआ है। वहीं पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और यहां पर अभी स्थिति क्या है, जांच कहां तक पहुंची है बिलाल?
बिल्कुल रुमाना, देखिए ये वही घर है, आदिल ठाकुर का घर है, जिसकी साफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आई है। पहलगाम में जिस तरीके का कहराना आतंकी हमला किया गया था, और ये तकरीबन 2 मंजिला का मकान है, और रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था। और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस घर के अंदर बढ़ी, तो फिर यहाँ पर कुछ जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जो लोग थे अंदर, उनको जो है वो इन घरों से बाहर निकाला गया। और फिर उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, तो इस तरीके का आईडी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और पूरा जो 2 मंजिला मकान है, वो 2 मंजिला मकान पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो आदिल ठाकुर है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस अटैक में है, और वो जो है 2018 में ही सरहद पार करके अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो पाकिस्तान चला गया था। और वहाँ पर जो है वो उसे जो ट्रेनिंग है, जो आतंकी ट्रेनिंग है, वो भी हासिल हुई। और पिछले ही साल जो है वो आदिल जो है वो वापस जम्मू कश्मीर में जो है वो आया था। हालांकि जहाँ के स्थानीय लोग जो है उनका ये दावा ज़रूर है कि आदिल जो है जब 2018 में यहाँ से गया, तो उसके बाद जो है वो उसका कांटेक्ट जो है वो परिवार से नहीं हुआ। लेकिन अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, तो देखिए किस तरीके की यहाँ पर जो खिड़की दरवाजे हैं वो सभी जो है वो इस ब्लास्ट में जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। और पूरा का पूरा घर जो है वो तहस नहस हो चुका। और न सिर्फ ये घर, बल्कि इसके अलावा जो आसपास के जो घर हैं उन घरों को भी नुकसान हुआ है। तो एक बड़ी मैसेजिंग जो है वो प्रशासन की तरफ से, जो है सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर ज़रूर दी गई है कि चाहे कहीं पर भी जो आतंकी हैं वो छुप जाएं, वो उन्हें जो है वो हंट किया जाएगा, उन्हें खोज निकाला जाएगा, और उनके खिलाफ जो है वो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आदिल जो है वो इसी घर में रहा करता था? बचपन ही में रहता था, इसी घर में, जन्म इसी घर में लिया है उसने। तो उसके बाद वो तक पता नहीं कहाँ चले गए। अब इनका वो माता पिता इसमें रहता था, और भाई 3 थे। आखिरी बार आपने कब देखा था आदिल को इस घर में? आखिरी बार हमने वो बचपन में ही गया था, पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन 2018 से पहले ही उनको देखा था, उसके बाद कभी इस बीच हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सेवात सर, रक्षा विशेषज्ञ वो मौजूद हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं हमारे साथ सुरेश गोयल सर, पूर्व राजनयिक हैं, वो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। और साथ ही पाकिस्तान से PMLN के नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। इरशाद साहब के पास पहले लेकर चलते हैं। इरशाद साहब, ये बाज नहीं आते हैं आप लोग फिर से वही सब, मतलब कहते हैं ना कि कितने भी वक्त तक वो जानवर की पूंछ को आप रख लीजिए, लेकिन वो सीधी होगी नहीं, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो वही हाल कुछ पाकिस्तान का है सर। रुमाना, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है जो ये टेढ़ी वाली बात है, ये आप लोगों पे फिट आती है, क्योंकि देखिए आपके हुकूमत से गलती हुई, एक झूठ बोला ये कश्मीर में पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के लिए और जंग बंदी करने के लिए, तो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। देखिए अब ये बेचारे के घर जला दिया किसी का। हम तो कह रहे हैं, आपकी पूरी हिंदुस्तान की अपोजिशन चीख चीख करके कह रही है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये गलती की है, जिसका खमियाजा पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। और अब आप देखिए कि मणिपुर में हजारों लोग मर गए बेचारे, मोदी सरकार को पता नहीं चला। इरशाद साहब, कश्मीर में खुद से 25 बंदे मरवा कर पूरा रुमाना सुने मुझे, प्लीज प्लीज। नहीं, आप भी पहले सुने, आप भी पहले सुने। आप भी, अगर आप 40 मिनट से मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर आप 40 मिनट से मेरे साथ बैठे हुए हैं, फिर तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप 40 मिनट से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपने सैफुल्लाह कसूरी, तो आपने मोहम्मद मूसा, तो आपने इद्रीस शाहीन, आपने अब्दुल्ला खालिद, आपने अब्दुल्ला रफा रसूद, जिन्होंने यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम किया, जिन्होंने यहाँ लोगों को भड़काने का काम किया, जिन्होंने हिंसा फैलाने, गर्दनें काट देने, मार डालने की बातें कही हैं और आपके यहाँ से कही हैं, और आपकी सेना के अधिकारियों के साथ अगल बगल बैठकर कही हैं, वो सब भी आपने सुन लिया होगा। इरशाद साहब, सुन लिया ना सर? सर, डूब के मरने का मकाम है, माफ कीजिएगा इरशाद साहब, मुझे इस तरीके की जबान इस्तेमाल करना पड़ेगा। जवाब सुनते हैं जी, प्लीज। शोर डालें आप, डूब के मरने का तो आप लोगों के लिए मकाम है। सुनिए रोमाना, नहीं, आपको डूब मरने का मकाम आप लोगों के लिए। देखिए आपने एक गलती की, उस गलती पे गलती करते जा रहे हैं कि कश्मीर, आजाद कश्मीर में तकारीर हो रही है मौलाना की
वो दिखा रहे हैं आपके जी बस उन्होंने तकरीर की और जनाब कश्मीर में बंदे मर गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे इल्जामबाजी से बाज आ जाइए। अब आपको झूठ को छुपाने के लिए लाख झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। रोमाना देखिए, इरशाद साहब, मैंने आपकी आपसे आपने समझ मुझे पर बात मुझे पूरी अफसोस करने हो रहा है दी, आप सर। बात करने भी नहीं देंगे। नहीं, देखिए इरशाद साहब आप, अरे सर मुझे बोलना पड़ेगा ना। मैं तो कह रही हूँ कि मैं आपकी नियत पर अगर मैं आपकी सवाल ना भी उठाऊं तो आपकी समझ पर मुझे सवाल उठाना पड़ेगा सर। आप इतने मासूम बन जाते हैं। आप मौलाना कह रहे हैं सर ऐसे जहर बुझे बयान देने वालों को आप मौलाना मान लीजिए सर। इंसान तो मौलाना नहीं मानेगा, कोई भी जेन्युइन इंसान होगा जिसमें इंसानियत होगी वो तो इन्हें साफ कहेगा सर, मौलाना नहीं कहेगा वो इनको। ये जिस तरीके से लोगों को मारने काटने की वहां पर तकरीरें कर रहे हैं सर, ये तो मौलानाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं सर। नहीं, एक सेकंड, जिसे मौलाना आप कह रहे हैं उसका बयान मैं सुनाऊंगी आपको। पहले सर, पहले आप बयान सुनिए, फिर आप उसको मौलाना कहिए। बयान सुनाइए इनको। 18 अप्रैल रावलकोट में जो बोला लश्कर कमांडर अबू मूसा सर, उसका बयान सुनो, बाद में उसको मौलाना कहना। आप सुनाइए बयान। आज आजाद कश्मीर बेस कैंप के अंदर आजाद कश्मीर के उस इलाके के लोगों से मैं मुखातिब हूं जो यकीनी तौर पर गाजियों और शहीदों के वारिस हैं और जिनके आबा की कारी ज़ुर्बों को दुश्मन हिंदू साम्राज्य और करोड़ों खुदाओं का पुजारी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आज खई गला का ये इलाका हिंदुस्तान के अंदर भी एक तारीखी इलाका बन चुका है। आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आप शोहदा के वारिस हैं, गाजियों के वारिस हैं, बदर वालों के वारिस हैं, तबूक वालों के वारिस हैं, सूरह तौबा और सूरह अनफाल का सबक दोहराने वाले हैं। इस अजीम मजमा के अंदर जो गैरतमंदों और खय्यूरों का मजमा है, जो सिर्फ एहतिजाज पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ रैलियों पर यकीन नहीं रखते, जो दुश्मन के गले काटना जानते हैं और मौत को मौत की जगहों से तलाश करते हैं। ये सुना आपने इरशाद साहब, ये नफरती बयान है सर, गला काटने वाले बयान है सर। और यहां पर लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है सर, और कुछ नहीं किया जा रहा था। हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी नफरत आप लोगों के दिल में भरी हुई है कि इंसानियत भूल गए आप। निहत्ते पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। आइए, आप मुझे एक सेकंड बोलने दें। आप मुझे एक 30 सेकंड दीजिए। देखिए, आप तो ये दिखा रही हैं तकारीर जो मस्जिदों में, मदरसों में, दुनिया में पूरी में की जाती हैं। आप कहती है नफरत की बात, आप कहती हैं दुम टेढ़ी होने की बात, तो दुम टेढ़ी आप लोगों पे फिट आ रही है। देखिए, पिछले 5 दिन से जो जहरीले बयानात आपकी हुकूमत, आपके मीडिया, सोशल मीडिया, आपके चैनल दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमने तो ऐसा कोई जहर नहीं उगला, आप तो आग उगल रहे हैं अपने मुंह से। अभी देखिए अपना बोलने का स्टाइल देखिए। मैंने अभी बात शुरू की, मैंने ये कहा, मैंने अर्ज की कि मणिपुर में हजारों लोग मर गए, आपकी हुकूमत की आंखें नहीं खुली। 26 लोगों को मरवा कर कश्मीर में आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाकर के पाकिस्तान की खिलाफ आप भी दहशतगर्दी शुरू की, पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान से निकालना शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं आप लोग, तमाम आपके लोग, जिसमें जनरल सहवाज भी हैं। अभी बोलेंगे जहर उगलेंगे ये, क्योंकि बड़े जहरीले बयान में इनके साथ हर रोज चैनल्स पे होता हूँ, ये देते हैं। देखिए, हमने, मेरी हुकूमत ने, मेरे किसी सरकारी बंदे ने इस तरह का कोई बयानबाजी नहीं की जैसा कि आप मुसलसल 3-4 रोज से कर रहे हैं। अभी आता हूँ मैं एक फर्क आपको बता देती हूँ सर, आपके यहाँ जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स है सर। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद आपने 30 सेकंड मांगे थे सर, मैंने आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दे दिया सर। आपके यहाँ के तो ये बकौल आप लोगों के नॉन स्टेट एक्टर्स है सर, जिन पर आप लोगों का कुछ चलता नहीं है सर, है ना। और वो इस तरीके के जहर मुझे बयान दे रहे हैं सर, वो सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं सर। मेरे यहाँ का एक
एक बयान आप दिखा दो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए किसी शख्स का जिसने इंसानों में इस दौर में कोई भेद कर दिया हो हिंदू और मुसलमान के बीच। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। हाँ सर, हम पाकिस्तान पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ सर, हम पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हाँ सर, हम पाकिस्तान पर दोष मढ़ रहे हैं सर, क्योंकि पाकिस्तान दोषी है और पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके अपने किए से नहीं बच सकता। अब आपको जनरल सिवाच को सुनना होगा सर, और आपको पता है जब वो सुनाएंगे ना आपको, तो वो आईना होगा जिसमें अपनी शक्ल देखकर आपको वाकई में शर्म आएगी। नहीं, सुनना होगा सर। मैं सुनूंगा। पाकिस्तान ऐसे मानने वाला नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और ये जो सफ़ाउल्लाह कसूरी जिस प्रकार से जो डिप्टी चीफ है एलएटी का, इसने ये पूरा का पूरा रंग रचा है। और आप देखें कि आपने ये उजागर किया है कि किस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग की। आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी। इस इलाके में रेकी की गई है, सिलेक्ट किया गया है और ये देखा गया कि 22 रन का इलाका है जो पहलगांव का, ये सूटेबल है। तो ये समझना कि पाकिस्तान की आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती होगी। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ब्रीड इंडिया विद 1000 कट, और ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। आपके मुल्क में ये आप अभी सुन लें, अभी इरशाद साहब आपकी बात हमने बहुत सुनी। तो सच्चाई है, अब टाइम आ गया पाकिस्तान को उसके करने के पर जो है उसको एक प्रकार से रिजल्ट देना, और अब एक्शन होगा। अब वो बात खत्म होगी, बातचीत का समय चला गया है। ये शाह साहब, बातचीत का समय चला गया है, अभी आपके ऊपर एक्शन होगा। ये इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्शन आपको याद रहेगा ये पूरा, क्योंकि ये ऐसे नहीं चलेगा। आतंकवाद और कहते हैं टॉक एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। ये आपको शिक्षा देते हैं जिस प्रकार से। अब सुन ले इरशाद साहब, अभी शो में आपके सारे शक दूर करेंगे, अभी सारे शक और शुभे भी दूर करेंगे। रुकिए, सुनिए, आपकी जबान बोल रही हूँ सर, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। सर, तहम्मुल रखिए सर, तहम्मुल रखिए। आप पहले सुन लो इरशाद साहब, देखो ये सच्चाई है कि जो आपने ये कुकर्म किया है। मैं दूंगी आपको टाइम दूंगी, लेकिन पहले आपको सुनना होगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, अनइंटरप्टेड टाइम दूंगी। लेकिन सुन लीजिए, पहले सवाल आपने खड़े किए तो जवाब लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। आइए जनरल से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सुरेश सर के पास बोलेंगे। मैं नहीं बोलता हूं, मैं खामोश होकर सुनता हूं, मेरे दरमियान में। इरशाद साहब सुन ले, अभी देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जो ये गलती की है, ये कुकर्म किया है, अभी पहलगांव में इसका बदला दिया जाएगा। बहुत बड़ा आक्रोश है भारत देश में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। और इस बार ये नहीं कि आतंकवादियों पे हमला होगा, अब की बार वो उन पे भी होगा जो उनके आका हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई जो उनको ट्रेन और मोटिवेट करके भेजती है। और आपको इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आप याद रखेंगे। और ये नहीं कि मिलिट्री है, ये इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है, पॉलिटिकल भी है, और उसके बाद मिलिट्री भी है। और सोच समझ के अपने टाइम ऑफ ओन चूजिंग, और कब और कहां कैसे होगा वो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान को याद रहेगा कि ये आतंकवाद का साथ अगर नहीं छोड़ता पाकिस्तान, तो वैसे टूटने के कगार में है। रोमन्ना, हो क्या रहा पाकिस्तान में आज भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान पीट रहे हैं, BLA वहां फ्रीडम स्ट्रगल कर लिया बलूचिस्तान में। और इनका अफगानिस्तान के साथ जो तालिबान है, उन्होंने 8 में से 4 पोस्टें इनकी ऑक्यूपाई की। तो सिविल वार तो वैसे होने वाला है। इनके 4 टुकड़े होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और POJ के और गिलगित पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा, इसमें क्या शक है। और ये जो इन्होंने कुकर्म किया है आज कश्मीर में, इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा प्लानिंग जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने कराया। ये सफ़ाउल्लाह कसूरी जो कि एक डिप्टी कमांडर है इसके LAT का, इसके इशारे पे ये हुआ है। मगर ये समय दूर नहीं जब इनको इनके घर भेजा जाएगा, और ये हो रहा है। अब इनको चुन चुन के मारा जा रहा है, और जो एक्शन अभी होगा पाकिस्तान के ऊपर, मुझे देखना रोमाना, इनकी रूहें कांपेंगी कि ये गलती बहुत बड़ी कर दी। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, ये जितने भी एक्शन कर रहे हैं ये डिफेंसिव एक्शन कर रहे हैं, ये डरे हुए एक्शन है। ये इस प्रकार से कहते हैं एयर स्पेस को बंद कर दें, शिमला एग्रीमेंट को बंद कर दें, तो आप बंद कर दें। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो फिलहाल हंसी है ना, जो पाकिस्तान को हंसी आ रही है,
वो भी हम समझ रहे हैं कि जवाब देने दें मुझे। पाकिस्तान की सवाल खिसियाहट का है। जवाब नहीं दें। नहीं, अभी तो आपने जो जनरल सवाल साहब- उठाया है जनरल उसका साहब का- जवाब दीजिए जनरल ना। साहब का जवाब मुझे दें। सुरेश सर के पास चलना है और सुरेश रोमाना, मुझसे सर आपको जवाब ये ले लो। बता देंगे कि आखिरकार क्यों पहलगाम अटैक से पाकिस्तान अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। पहले ये तो जान लीजिए ना आप, ताकि कोई शक और शुबा बाकी ना रहे, उसके बाद तसल्ली से जवाब दीजिएगा। सुरेश सर, पहलगाम अटैक से क्यों पाकिस्तान अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है, जरा वजह बता दीजिए आप इरशाद साहब को। फिर मैं दूसरे चैनल पे चला। रोमाना, पहले तो आप जरा उनको शांत कर लीजिए जी, ताकि बिना शोर शराबे के मैं अपनी बात कह पाऊं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीजें सामने आ चुकी हैं मैं वही बोलूंगा। अभी कुछ अरसा पहले याल्दा हकीम मोहतरमा थी, उन्होंने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल पूछा कि जो पाकिस्तान टेररिस्ट की फंडिंग कर रहा है उसका डिटेल की जो सारा उन्होंने जानना चाहा। तो आप ख्वाजा साहब का जो जवाब है वो सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा, वेल वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट फॉर 3 decades इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन। जब वो खुद मान रहे हैं कि टेररिस्ट की फंडिंग का काम वो करते रहे, चाहे यूएसए के लिए कर रहे हो या यूके के लिए कर रहे हो, तो ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान हैज बिकम ए क्रूसिबल फॉर टेररिज्म। इतनी भी वारदात हो रही है, वहां से उठती है ये, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पहलगाम तो अभी हुआ है। आपके जो लोग पहले आते रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो लश्कर तोयबा की वजह से आ रहे हो या एचपीएम की तरफ से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, कोई एक साल की बात तो नहीं है, पिछले 40 साल से चल रहा है। जहां अफगानिस्तान से आपके जो टेररिस्ट शुरू हुए वो आपने हिंदुस्तान में भेजने शुरू कर दिए। ये अब क्योंकि आपका अफगानिस्तान से झगड़ा चल रहा है, अफगानिस्तान से जो आपके लोग वहां पर आप वापस भेज रहे हैं, वहां से ध्यान हटाने के लिए आपने यहाँ पे कश्मीर में झगड़ा शुरू कर दिया। तो देखिए, ये आप चाहे कितना भी बोल लीजिए, दुनिया जानती है। और मेरे ख्याल है अब ये वक्त ये नहीं है कि हम बार बार सबूत दें कि आपने भेजे हैं, वो सबूत काफी हो गए हैं। अब वक्त ये है कि किस तरह से इन चीजों को रोका जाए ताकि हम भी सुकून के साथ में रह सकें और जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको लागू कर सकें। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा एक यहाँ पर छोटी सी एक कि आप ये जो कर रहे हैं वहां पर ये भाषणबाजी करे, तकरीरें दे रहे हैं हिंदू मुसलमान, और इस मामले में रोमाना मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से ये पेश किया है, ये पूरा डिटेल, इससे साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की फौज इन प्यादों को पाल रही है जी, चाहे वो सफीकुल हो या दूसरे हो, जितने भी टेररिस्ट को प्यादों को पाल रही है, ताकि वो प्यादे हिंदू मुसलमान का जो फर्क है उसको बढ़ाएं और झगड़े हों और ये वारदातें हों। आज आपने जो दिखाया उससे साफ जाहिर है कि ये खाली हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये बात है कि पाकिस्तान भारत में, हिंदुस्तान में खौफ पैदा करना चाह रहा है ताकि यहाँ पर जो तरक्की हो वो ना हो सके। पाकिस्तान और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान को इंसान की नजर से न देखे और जो इंसान को धर्म में बांटकर हिंदू और मुसलमान की नजर से देखे, वो खुद अपने गिरेबान में झांके कि वाकई में क्या वो इंसान कहलाने लायक है। इरशाद साहब, इंसान को इंसान न समझे, हिंदू मुसलमान मार काट ऐसी बातों को बढ़ावा दे, ये इंसान कहलाने लायक भी नहीं है सर। आप इन्हें मौलाना कह रहे थे, तकरीरें कह रहे थे, आप दे रहे हैं। अभी रोमाना, जिस तरह मैंने बड़े हौसले एहतराम से आप लोगों को सुना, 1 मिनट दीजिएगा, उसके बाद बेशक बंद कर दीजिएगा। बात यह है कि क्या आपको नहीं लगता ये जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, ये मणिपुर को, वक्फ इमलाक को छुपाने का तरीका नहीं है? देखिए, आपकी अपोजिशन जमातें तमाम बोल रही हैं कि मोदी सरकार जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के साथ। देखें, ये जो कश्मीरी मुजाहिदीन या सैफुल्लाह कसूरी, अब्दुल रफा रसूल, अब्दुल खालिद ये बयान दे रहे हैं मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए। सर, ये लश्कर और हिजबुल के कमांडर आप कह रहे हैं कि पीओके में बयान दे रहे हैं रावलकोट में मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए। आप जरा सुन लीजिए, कुछ लॉजिकल बात करेंगे तो मैं सुनूंगी ना। ये मोहम्मद मूसा जो है वो मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए उकसा रहा है। बात सुनेंगी तो मैं करूंगा,
जब आप मुझे बोलना ही नहीं देंगे तो मैं क्या बात देखें रोमाना, या तो आप लोग बुलाया ना करें, जब बुलाते हैं तो पूरा जवाब लिया करें, अदरवाइज आप बंद कर दें, मुझे ऑफ कर दें अपने कैमरे से, ऐसे ना किया करें रोमाना। बात यह है कि मैं अभी बात शुरू करता हूं, दरमियान में चीख चिल्लाहट शुरू कर देती हैं आप। अपने मेहमानों को आपने ऐसे नहीं किया जो हिंदुस्तान से बैठे। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों आपके जो पैनलिस्ट थे, ये पूरा एक सबक है जो किताब लिखी हुई है, हिंदुस्तान ने 78 साल पहले लिखी थी, उसके पन्ने पढ़ते हैं हर रोज कोई ना कोई पन्ना, पाकिस्तान के खिलाफ इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की अजीम ISI के खिलाफ बोलते हैं आप बोलते रहिए। पाकिस्तान की ना फौज को फर्क पड़ता है ना पाकिस्तान के लोगों को फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क जो पड़ता है वो खित्ते के लोगों को पड़ता है, जिनको आप मरवा रहे हैं, जिनको आपकी राह की एजेंसी मारती। आप ये देखिए, आप इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पे, खूब फर्क पड़ता है सर। पाकिस्तान के लोगों के हाथ में आप लोगों ने कटोरा थमा दिया है सर, और अब जिस तरीके से भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है, उसके बाद पाकिस्तान के लोग पानी के लिए भी तरसेंगे सर। कुल मिलाकर भारत ने ठान लिया है, आतंक का पूरा हिसाब हमें चुकाना है और बच नहीं पाएंगे आतंकी और आतंकियों के आका